नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ सांप्रदायिक वैमनस्यता, दंगे भड़काने समेत कई मामलों में राजस्थान में केस दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक अमन चोपड़ा को राजस्थान पुलिस नोएडा, दिल्ली में ढूंढ रही है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस की एक टीम अमन चोपड़ा की खोज करते हुए 1 मई को उनके नोएडा स्थित दफ्तर भी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिले। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 और 3 मई को अमन चोपड़ा ने अपना शो देश नहीं झुकने देंगे की एंकरिंग भी नहीं की। चोपड़ा के खिलाफ सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने, साजिश रचने और दंगे भड़काने के अलावा देशद्रोह की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई हैं। एक केस बूंदी जिले के सदर बूंदी थाने में दर्ज किया गया है। डूंगरपुर कोतवाली के SHO दिलीप दान ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि उनकी 5-6 लोगों की टीम राजस्थान से नोएडा स्थित उनके दफ्तर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। दान ने कहा कि वो दफ्तर में CRPC की धारा 91 का एक नोटिस देकर आए हैं, जिसका जवाब देने के लिए 5 मई तक का समय दिया गया है। अगर वो 5 मई तक अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ फिर CRPC की धारा 93 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें, 22 अप्रैल को अमन चोपड़ा के शो देश नहीं झुकने देंगे में राजस्थान के अलवर में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला बताए जाने के बाद उनके खिलाफ राजस्थान के 2 जिलों में केस दर्ज किया गया। दिल्ली बीजेपी की ओर से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से वो बीजेपी की इस मांग से सहमत हैं। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की है। प्रवेश साहिब सिंह ने इस संबंध में उपराज्यपाल को पत्र लिखा है, तो आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यह मांग की है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो धर्म और आस्था से परे होकर धार्मिक संस्थानों और धार्मिक केंद्रों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की राय से सहमत हैं। हालांकि उसने बीजेपी से कहा है ये मुद्दा दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए बीजेपी इस मामले में खुद ही दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहे। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग उठाने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को मीडिया के सामने अपनी बात कही। मनसे प्रमुख ने कहा कि लाउड स्पीकर हटाए जाने का ये आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं है और ये आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि राज ठाकरे के द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान किए जाने पर हनुमान चालीसा बजाए जाने की चेतावनी को लेकर महाराष्ट्र में माहौल बेहद गर्म है। मनसे प्रमुख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेसिबल लिमिट लाउड स्पीकर के लिए तय की है, उसका मतलब है कि घरों में चलने वाले मिक्सचर ग्राइंडर की आवाज़ के बराबर ही आवाज़ लाउड स्पीकर से आनी चाहिए। उन्होंने कहा ये सामाजिक विषय है, न कि धार्मिक विषय, और सभी मंदिरों मस्जिदों में अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर हटा दिए जाने चाहिए। मनसे प्रमुख ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन देश की सरकारें नहीं कर रही हैं, तो आगे क्या किया जाना चाहिए, इस मामले को भी वो देखेंगे। उन्होंने कहा कि जब निवेदन की भाषा समझ में नहीं आती है तो आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ मनसे के कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई होगी या लाउड स्पीकर बजाने वालों के खिलाफ भी पुलिस कोई एक्शन लेगी। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मुंबई और तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है और मनसे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और नोटिस भी दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों के बाहर अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान के बाद अब शिवसेना ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने राज ठाकरे को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक भी लाउड स्पीकर अवैध नहीं लगा है। राउत ने कहा कि जब लाउड स्पीकर अवैध ही नहीं है तो फिर लाउड स्पीकर का ड्रामा आखिर क्यों किया जा रहा है। राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ही दोनों ऐसे हिंदू थे जिन्होंने हिंदुत्व का पाठ देश को पढ़ाया, बाकी जो भी हिंदुत्व की आवाज़ उठा रहा है वो फर्जी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार बरवर राव, अरुण फरेरा और वर्नोर गोंजाल्विस की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि उसके लिए यह कहना मुश्किल है कि उसके पहले के फैसले में कोई तथ्यात्मक गलती थी और इसकी समीक्षा की जरूरत है। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमादार की खंडपीठ ने कहा कि पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। जिस बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया है उसके पुनर्विचार की अनुमति नहीं। बता दें, तीनों आरोपियों ने न्यायमूर्ति शिंदे की अगुवाई वाली पीठ द्वारा पारित 1 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी, जिस मामले में सह आरोपी वकील सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी गई थी, लेकिन 3 याचिकाकर्ताओं सहित 8 अन्य आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। RBI ने बुधवार को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। अब रेपो रेट बढ़कर 4.40 हो गई है।
ये बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। मई 2020 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा यह फैसला 2 से 4 मई के बीच हुई एक अहम बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा यह फैसला बढ़ती महंगाई, दुनिया भर में चल रहे राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कमी की वजह से लिया गया है और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हुआ है। इससे पहले आरबीआई ने लगातार 10 बार तक रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। बता दें कि आरबीआई जिस रेट पर दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जबकि रेपो रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि लोन चुकाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार से कहा है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख 2 हफ्ते के अंदर घोषित करे। इससे पहले ठाकरे सरकार ने फैसला किया था कि महाराष्ट्र में कोई भी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा यह राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को हुए इस नुकसान के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जमा की थी जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बातें कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग की ओर से जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है वो बिना किसी जरूरी अध्ययन के तैयार की गई है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को मुंबई की एक अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने दोनों नेताओं से कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे और सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि इस केस के संबंध में नवनीत राणा व रवि राणा को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देना है। इसके साथ ही बुलाए जाने पर उन्हें 24 घंटे के भीतर पुलिस के सामने पेश होना होगा। अगर राणा दंपति अदालत के द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। राणा दंपति को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बता दें कि राणा दंपति ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसे लेकर मुंबई में जबरदस्त हंगामा हुआ था और शिव सैनिकों ने राणा दंपति के आवास को घेर लिया था। इसके बाद उनको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब पूर्व सैनिकों को अप्रैल महीने में पेंशन नहीं मिलने के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को ट्विटर पर साझा किया जिसमें बताया गया है कि अप्रैल महीने में पूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं दी गई है। इसको ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार सैनिकों और देश का अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए। दुनिया भर के मीडिया के हालात पर नजर रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रेस की आज़ादी और कम हुई है। मीडिया की काम करने की स्वतंत्रता को लेकर उस संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले सूचकांक में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में श्रीलंका में भारत से बेहतर स्थिति है और वो सूचकांक में 146वें स्थान पर है। इसके साथ ही भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में पाकिस्तान के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान उस सूचकांक में 157वें स्थान पर है। तो सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि भारत 2016 में जहां 133वें स्थान पर था वो 2018 में 138वें, 2021 में 142 में और अब 150वें स्थान पर पहुँच गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में गो हत्या के संदेह में 2 आदिवासी युवकों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी आरएसएस को घेरा है। प्रियंका ने कहा कि सिवनी में बजरंग दल के लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। आरएसएस भाजपा का संविधान व दलित आदिवासियों से नफरत का एजेंडा आदिवासियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। हमें एकजुट होकर नफरत से भरे इस एजेंडे को रोकना होगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नाबालिग से थाने के अंदर एसएचओ द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया। नाबालिग ने आरोप लगाया है कि जब वो बलात्कार के मामले की एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां उसके साथ 4 लोगों ने फिर से बलात्कार किया। नाबालिग के मुताबिक इन लोगों में थाने का एसएचओ तिलकधारी सरोज भी शामिल है। ये मामला पाली थाने का है। मामला सामने आते ही एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। एडीजी कानपुर जोन ने पाली थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और इसकी जांच डीआईजी झांसी जोगेंद्र कुमार को सौंप दी है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और बाकी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया है।
बीसीसीआई ने खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। पत्रकार मजूमदार पर क्रिकेटर रिद्धिमान शाह को धमकी देने का आरोप है। शाह ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर मैसेज के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इसमें शाह को एक पत्रकार ने धमकी दी थी। इसके बाद शाह से वीरेंद्र सहवाग और भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री समेत कई खिलाड़ियों ने उस पत्रकार का नाम जाहिर करने को कहा था और कार्रवाई की मांग की गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।